हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ओमेगा के एक नए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यानी कि ई गुरुकुलम के साथ। तो इसके तहत हम लोग 60 वीडियो लेक्चर में पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे और सिर्फ पूरे चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर चैप्टर से लिए जाएंगे वो 60 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके हम आप लोगों को देंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो आपको ये अटेंड करने पड़ेंगे। और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर PYQ है वो भी हम इसके साथ कराएंगे। तो मैक्सिमम आपके 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो फिर जो कि नया टेस्ट सीरीज है एटम बॉम्ब, है ना। तो ओमेगा रिप्रेजेंटिंग एटम बॉम्ब, न्यू टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट इज लिविंग? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग, NCERT say just 5 characteristics of living organism, that is growth, reproduction, consciousness, metabolism and cellular organization। ठीक है, तो growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness। Not only this 5 characteristics of living organism, but also have some life process। कुछ life processes भी होते हैं इनके, जैसे self organization, सेल्फ इंटरेक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ इंटरेक्शन, है ना। और सेल्फ रिकॉग्निशन एंड इमर्जेंस। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस के साथ साथ ये आपकी क्या हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कितने हैं? 5। ठीक। और ये आपकी कुछ लाइफ प्रोसेस भी होती हैं जो लिविंग के पास होते हैं। ठीक। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ इंटरेक्शन, सेल्फ रिकॉग्निशन एंड इमर्जेंस प्रॉपर्टी, ये मैं आपके बाद में बताऊंगा। इसको मैं रब कर देता हूं। पहले आपको ये एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ देख लेते हैं। यहां से हो गए। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ। अभी कौन सा डिफाइनिंग है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग है, ये चीज हम बाद में देखेंगे। पहले एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं। इसके बाद डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया को फॉलो, कौन डिफाइनिंग होगा कौन नॉन डिफाइनिंग होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं ग्रोथ। तो कहते हैं इररिवर्सिबल, यहां से बताते हैं इररिवर्सिबल, परमानेंट, इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, है ना, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल आर द टोन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो कहते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल कह दो, है ना। सेल करो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब नंबर में बढ़ना और मास में बढ़ना। टोन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ होती कैसे है? बाय सेल डिवीजन, ग्रो बाय सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन होता है मेनली कौन सा होता है? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म तक, है ना, हायर ऑर्गेनिज्म, ये कह दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक आपकी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक। तो ग्रोथ किससे होती है? मेनली सेल डिवीजन से होती है, और चाहे यूनिसेलुलर हो और या मल्टीसेलुलर हो। सेल डिवीजन में कौन सा? माइटोसिस। इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द टोन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। और कहते हैं, इसमें लिखा देते हैं, हटा देते हैं, इरेज, हाँ हो गया। और कहते हैं प्लांट की ग्रोथ देख लेते हैं पहले। ग्रोथ इन प्लांट्स एक तरफ देख लेते हैं, ग्रोथ इन एनिमल्स। ठीक है, प्लांट, यहां पे एनिमल्स। अब कहते हैं, अब जैसे ये आपकी रूट, शूट, स्टेम, यहां पे हो गया आपका रूट, एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम है यहां पे, और यहां पे आपका है शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक। अब इसके पास, प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, है ना, और मेरिस्टेमेटिक सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी होने की वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट ऑफ लाइफ होती है ना, थ्रू आउट ऑफ लाइफ। और यहां पे ग्रोथ कैसी होती है? अप टू सर्टेन एज,
एनसीईआरटी में जो मेनली यूज किया गया है शब्दों का, हम उन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाना है, हमें थोड़ा जल्दी मतलब 20 से 25 मिनट में पूरा खत्म करना है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, किसी चैप्टर का एक होगा, किसी का 2 भी हो सकती है हेडिंग्स, है ना, और पीवाईक्यू भी कराने हैं, ताकि आपका एक तो क्वेश्चन कंटेंट तो हम कम से कम करा सकें। तो अप टू सर्टेन एज हो गया, अप टू सर्टेन एज, ठीक है। अब सेल डिवीजन यहाँ भी होगा, सेल डिवीजन यहाँ भी होगा, ठीक। तो जो ग्रोथ का तरीका है वो मेनली क्या हो गया आपका, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। तो लेकिन कहते हैं इसमें सेल डिवीजन जो हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, लेकिन वो ग्रोथ के लिए नहीं होता है, वो रिपेयरिंग के लिए होता है। तो इन एलिमेंट्स सेल डिवीजन अकर थ्रू आउट लाइफ, नॉट फॉर ग्रोथ, ओनली फॉर रिपेयरिंग। जैसे हमारी इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, तो उसकी रिपेयरिंग होनी है, जो लॉस सेल हो गई हैं उनकी रिपेयरिंग करने के लिए थ्रू आउट लाइफ होता है सेल डिवीजन, लेकिन वो ग्रोथ के लिए नहीं होता है, वो रिपेयरिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ के लिए थ्रू आउट लाइफ, यहाँ पे अप टू सर्टेन एज। तो ये एनिमल हो गया। अब इसमें रेडी कर लेते हैं, इंक्रीज इन मास एंड, यहाँ पे देखेगा नहीं विजिबिलिटी कम है, मैं बोल दे रहा हूँ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द टोन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इन यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो, चाहे यूनि हो या मल्टी हो, डजंट मैटर, ग्रोथ अगर होगी तो किसके द्वारा होगी, सेल डिवीजन के द्वारा, और कौन सी, माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। इन प्लांट्स में देख लो, यहाँ प्लांट में देखेंगे, फिर एनिमल में देखेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिखेगा नहीं वहां से। इन प्लांट्स प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ऑफ लाइफ स्पान, लिखा है ना, थ्रू आउट लाइफ स्पान, और एनिमल में लिखा है अप टू सर्टेन एज ओनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो, अब कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, अगर उसको ग्रो करने जाता है तो एक्चुअली में एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक सेल से 2 सेल बनने को रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो कहते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स, या कहते हैं इंक्लूसिव, ठीक है। तो कहते हैं कि इनमें ग्रोथ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है एक सेल में, लेकिन अगर हमें ग्रोथ देखना है तो पूरा एक कल्चर मीडियम लेना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा, एक पूरी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। तो ग्रोथ सीन भी लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विट्रो कल्चर, लिखा है इन विट्रो कल्चर, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इस चीज को। अब कहते हैं ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना, ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना, बाय टू बी कार्ड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या है, क्यों क्यों मतलब किस वजह से इसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग डिसाइड करने का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो, ठीक। तो याद रखिए हमेशा 2 चीजें, हिंदी में लिख दे रहा है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो, ठीक है, और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो। ये दोनों को तुम्हें एक साथ आपको फॉलो करना है, ठीक है, ना हो, ठीक। अब ग्रोथ देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, हाँ सही बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, किसके करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा। और कह रहा है किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका माउंटेन वगैरह ले लो, है ना, तो माउंटेन, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ का क्राइटेरिया मास को इंक्रीज करते हैं, मैंने पहले भी बताया टोन कैरेक्टर कौन से थे, या तो नंबर में बढ़ना या मास में बढ़ना। अगर मास को लेके चल रहे हैं, मास को क्राइटेरिया मान रहे हैं ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। कैसे, रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो मास तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो मास नहीं कर रहा है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। तो इसलिए कहते हैं ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पाया, एक एक्सेप्शन यहाँ मिल गया, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। अब ये 2 क्राइटेरिया है, अब ग्रोथ कहाँ फेल हो गया, इधर पे, और ऐसे हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी, तो वो फेल हो जाएगा इधर पे, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, मतलब वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता था रिप्रोडक्शन। 3 लोग बताएंगे हम, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और वर्कर बी एंड म्यूल्स, है ना, इनफर्टाइल वर्कर बी। तो वो किसी भी, तो मैं अभी से हमें रिप्रोडक्शन के बारे में भी नहीं बताना चाहिए, फिलहाल मैंने बता दिया, ग्रोथ यहाँ फेल हो जाएगा और रिप्रोडक्शन इधर फेल हो जाता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया टू डिसाइडिंग द डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और किसी भी नॉन लिविंग में ना हो। ग्रोथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता तो है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। देखो लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीजिंग बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। कैसे, अब लिखा है ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, इसको बता देते हैं। ये आपका माउंटेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा,
तो डिपोजिशन होने का, अब इसका मास तो बढ़ रहा है ना, मास बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ कैसी हो रही है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, है ना, मतलब इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ फ्रॉम। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो फ्रॉम इनसाइड होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ग्रो करते हैं, बाहर से नहीं ग्रो करते हैं, तो वो कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंट्रिंसिक ग्रोथ और नॉन लिविंग आउटसाइड मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, ये आउटसाइड हो गया, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये माउंटेन है, also grow we take a increase in body mass as a criteria for growth, hence growth is a non defining property। क्यों, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो कर जा रहे हैं, तो ग्रोथ हो गया भैया। आगे देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, तो कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस सिमिलर टू मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, है ना। तो अपने जैसे संतान को पैदा करना रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से प्रोडक्शन मतलब दोबारा से बनाना, ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब तीन प्रकार का हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आपका वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में क्या होता है ये देख लेते हैं, वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव में तीन तरीके हैं, बस हमें थोड़ा हल्का समझना है क्या चीज है और उसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं, क्योंकि मैचिंग वगैरह आ जाती है। तो इसमें आपकी बडिंग हो सकती है, ठीक है, बडिंग हो जाएगी, और आपका फिजन हो जाएगा। फिजन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इतना गहराई में नहीं जाना, सिर्फ फिजन याद रखिए। तो बडिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं, ये आपकी मेनली एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। और ये तीन प्रकार के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी। तो आइसो, एनाइसो, एसेक्सुअल स्पोर। अब एसेक्सुअल स्पोर में कौन से दो, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। हम सारी चीजें नहीं लिखेंगे, कुछ बताते आ रहे हैं, ठीक है। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर कैसे थे, मोटाइल स्पोर थे, एप्लेनोस्पोर कैसे थे, नॉन मोटाइल स्पोर थे। और जूस्पोर की एक कंडीशन और, थिक बॉल थे, एप्लेनोस्पोर थिन बॉल था। और जूस्पोर का जो फ्लैजिलेट था मतलब मोटाइल था, और तुम्हारे एप्लेनोस्पोर कैसे थे, नॉन मोटाइल स्पोर थे, मतलब किसी फ्लैजिला नहीं थे। और एक चीज और, जो जूस्पोर थे वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और एप्लेनोस्पोर कैसे बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो हो गए इसमें, एक जूस्पोर हो गया, जूस्पोर, और एक हो गया एप्लेनोस्पोर। यहाँ पर चित्र बना दे रहे हैं ऐसे करके, ये मोटाइल हो गया और ये नॉन मोटाइल हो गया, ठीक है। तो एप्लेनो में एन आ रहा है, एन, एन, एप्लेनो, एन। तो एन से याद आया, थिन वॉल होते हैं, थिन में भी एन आ रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल में एन आ रहा है, ठीक है। और कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल में भी एन आ रहा है, ठीक। थिन वॉल, नॉन मोटाइल, अनफेवरेबल। ये वाला थिक वॉल, मोटाइल एंड फेवरेबल, बोथ आर द एसेक्सुअल स्पोर। इसमें आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ooगेमी। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो तो आइसोगेमी, और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो तो कहते हैं हेटेरोगेमी। तो हेटेरोगेमी दो प्रकार के होते हैं, एनाइसो और ऊ, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, और डिसिमिलर तो ये भी होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है, ooगेमस ooगेनिया के अंदर बनेगा, पहली बात, मतलब कोई सेक्स ऑर्गन के अंदर बनती है। दूसरी बात ये होती, इसको जो मेल वाला होता है वो छोटा होता है और फीमेल वाला बड़ा होता है, और छोटा होगा लेकिन काफी ज्यादा होगा, मतलब लार्ज नंबर में होंगे, और जनरली मोटाइल होते हैं। और फीमेल वाला जनरली स्टेशनरी होता है और बिग होगा, और तुम्हारा कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक। तो आइसो, एनाइसो, ऊ, यहाँ पे दो प्रकार के स्पोर। अब इसमें आते हैं वेजिटेटिव में, बडिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। बडिंग मिलेगा यीस्ट एंड हाइड्रा में, याद करना है, यीस्ट एंड हाइड्रा, बडिंग। फिजन मिलेगा आपको अमीबा एंड पैरामीशियम में, और फ्रेगमेंटेशन मिलेगा प्लेनेरिया में मिल जाएगा फ्रेगमेंटेशन, है ना, ट्रू रीजनेशन कहते हैं उसको। प्लेनेरिया हो गया, और आपका एल्गी हो गया, कौन सी, फिलामेंटस एल्गी हो गई, या सिलोथ्रिक्स स्पायरोगारा वगैरह हो गया, प्रोटोनीमा मॉर्सिस हो गए, है ना, और कुछ फंजाई हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन काफी जगह देखने को मिला हमें। तो बायोडेटम में बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, मतलब एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल में आइसो, एनाइसो, ऊ, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रीडिंग कर लेते हैं। बायोडेटम में फ्रेगमेंटेशन होता है, प्लेनेरिया, प्रोटोनीमा मॉर्सिस, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई। फिजन होगा, और फिजन आपका अमीबा, पैरामीशियम लिखा नहीं है इसमें। बडिंग में आपका यीस्ट एंड हाइड्रा लिखा है, और प्लेनेरिया में ट्रू रीजनेशन होती है, ठीक है, ट्रू रीजनेशन प्लेनेरिया में होता है, याद रखिएगा। और एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल फंजाई है, और यहाँ गैमीट लिखा है, एंड सेक्सुअल स्पोर। अब सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, फंजाई में पढ़ने को मिलते थे ना, तो एक प्रकार का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था।
अब कहते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, है ना, अभी लर्न समझाते हैं आपको। और देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल, स्टार वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है। तो म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एंड स्टार वर्कर बी, 3 बंदे ऐसे हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और मैंने क्राइटेरिया डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का क्या बताया था, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो, ठीक है। तो किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं होता रिप्रोडक्शन, है ना, कौन सा नॉन लिविंग है जो रिप्रोडक्शन करता है, कोई नहीं करता, ये तो ठीक है। लेकिन जो पहले वाला क्राइटेरिया उसे फॉलो नहीं कर पाता है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो, ये वाला क्राइटेरिया फेल हो जाता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता। किस किस के पास नहीं होता है, म्यूल के पास नहीं होता है, स्टार वर्कर बी के पास नहीं होता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के पास नहीं होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन आल्सो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग। और बाकी जो 3 हैं, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये तीनों के तीनों दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। कौन से, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होगा और किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म है, सारे लिविंग के पास होती है और किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं होती मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग के पास है, किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं है। अब आप कॉन्शियसनेस पे, सारे लिविंग के पास है कॉन्शियसनेस और किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं है ना। तो 2 क्राइटेरिया हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो। तो ये क्राइटेरिया हो गया। तो आपको देख लेते हैं, अभी आप थोड़ा समझा देते हैं इरेज करके, ठीक है। अब कहते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली, पूरा यहां से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव बोलो या सिनोनिम्स बोलो, मतलब इनका एक ही मतलब है ना, सिनोनिम्स। या कहते हो एक्सक्लूसिव, यहां पे एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली कैसे एक्सक्लूसिव, ठीक। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे है, म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये किसमें हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा ले लो आप, है ना, अमीबा ले लो आप, जैसे पैरामीशियम ले लो, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये कैसे हैं, जितने प्रोटिस्टा मोनेरा कैसे थे, हमने बताया था यहाँ पे मोनेरा, यहाँ पे बताया था प्रोटिस्टा, है ना, और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 5 नंबर क्लासिफिकेशन में। ये कैसा था, प्रोकैरियोट था। ऊपर के 4 कैसे थे, यूकैरियोट्स थे। और ऊपर के 3 ये मैंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ले लिया, सेल टाइप के बेसिस पे ले लिया। और ऊपर के 3 कैसे थे, मल्टीसेलुलर, और नीचे के 2 कैसे थे, यूनिसेलुलर, ठीक। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा कैसे हैं, यूनिसेलुलर। तो सारे लिविंग, मतलब सारे मोनेरा और सारे प्रोटिस्टा, मतलब आज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे है, म्यूचुअली इंक्लूसिव या सिनोनिमस, मतलब वही ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। दीज 2 थिंग्स का मतलब डिफाइन करना कोई मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब क्या ग्रोथ है क्या रिप्रोडक्शन है। क्यों, एक सेल है, आप इसने 2 सेल बनाती, अब इसको क्या बोलोगे, अब रिप्रोडक्शन बोलोगे, ग्रोथ बोलोगे, दोनों बोल सकते हैं। क्यों, क्राइटेरिया क्या है ग्रोथ का, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, मास भी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो गई है। और रिप्रोडक्शन मतलब एक ये पेरेंट्स है इसका, और पेरेंट्स से 2 ऑप्शन बन गई, है ना, 2 बच्चे बन गए अपने जैसे, तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो ग्रोथ भी यही है, रिप्रोडक्शन भी यही है। ऐसा किसमें होता है, यूनिसेलुलर में। लेकिन मल्टीसेलुलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो आपका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। फिर आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिज्म। आपकी ये सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके पास सेल ऑर्गेनेल है, इसके पास क्या है, ये केमिकल्स पड़े हैं, कुछ केमिकल्स पड़े हैं, और इस केमिकल में कुछ रिएक्शन होंगे जिससे हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में नथिंग इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा जिसको ब्रेक डाउन होगा और छोटे छोटे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, और छोटे छोटे पार्टिकल का अगर जुड़ रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर बना देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन द सेल या साइटोप्लाज्म इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में हो रही है, नो डाउट,
ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द सेल इन सेल फ्री सिस्टम, या कहते हैं इन विट्रो कल्चर, है ना। तो मेटाबॉलिक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द आउटसाइड द सेल इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, ऐसा कहते हैं। तो क्यों होता है इसका रीजन देखो अभी मैं बताता हूँ। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपकी कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है। इसमें पड़े क्या केमिकल्स, यहाँ भी केमिकल्स हैं, इधर भी केमिकल्स पड़े। इसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसकी भी क्या होगी, ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन इस मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो एनवायरनमेंट है, मतलब सेल है, ये क्या है, सेल है। एनवायरनमेंट क्या है इसका, सेल, और इसका एनवायरनमेंट क्या है, टेस्ट ट्यूब। ये एनवायरनमेंट क्या है इसका, टेस्ट ट्यूब, जो कि कैसा है, इन विट्रो। इन विट्रो पता क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये कैसा, इन वीवो, इन वीवो, है ना। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल के अंदर है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब सेल, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है, श्योरली लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहीं भी हो, लिविंग रिएक्शन होती है। तो लिविंग रिएक्शन इधर भी है और लिविंग रिएक्शन इधर भी है, ये भी लिविंग रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है, ये भी लिविंग रिएक्शन है। तो लिविंग, ये भी लिविंग है। लेकिन इस लिविंग रिएक्शन होने की वजह से ये सेल तो पूरी मेटाबॉलिज्म इसको कहेंगे, लेकिन इस लिविंग रिएक्शन होने की वजह से इसको पूरी जो थिंग है, मतलब टेस्ट ट्यूब है, लिविंग नहीं हो जाती है। इसलिए कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो मोटा मोटा यह है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो लिविंग रिएक्शन है उसको होने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है ना। अगर आप टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ये दोनों जगह आपकी लिविंग है, यहाँ भी लिविंग है। और जहाँ पे एनवायरनमेंट आपको सेल मिल जाती है, यहाँ एनवायरनमेंट आपकी टेस्ट ट्यूब मिल जाती है। इस वजह से ये कहते हैं नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, ठीक। तो इसलिए कहते हैं अब सेल की जरूरत पड़ रही है, और इसके साथ भी कह देते हैं हेंस वी नीड ए सेल, है ना, वी नीड ए सेल। इसलिए कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों सेल की जरूरत पड़ रही है, क्यों, मेटाबॉलिक रिएक्शन चला रहे हैं ना यहाँ पे हम। तो कहते हैं some total of chemical reaction occurring in the body is metabolism, no non living object exhibit metabolism। किसी भी नॉन लिविंग के पास मेटाबॉलिज्म नहीं है। दूसरा वाला क्राइटेरिया मैंने कहा था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो, तो लिखा है देखो, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म बट मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ये वाला क्या, इन विट्रो, नाइदर लिविंग नॉन लिविंग बट मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी श्योरली लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन तो है लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं आएगा। हैंस मेटाबॉलिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म हो गया। अब इसमें आते हैं कॉन्शियसनेस पे। अब कॉन्शियसनेस में क्या भाई, कॉन्शियसनेस देखो इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। किसी चीज को सेंस करना, जो एनवायरमेंटल क्यूज है हमारे, एनवायरमेंटल कुछ उसको सेंस करना, लाइट को सेंस करना, साउंड को सेंस करना, और उसके रिस्पांस में हम कुछ जवाब दें, है ना, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। किसी चीज के लिए कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब ब्रेन से नहीं होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब सीधा होता है प्रोटोप्लाज्म में। सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो मतलब कॉन्शियस है। तो प्लांट है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, इनके पास तो ब्रेन नहीं है। तो याद रखिए कॉन्शियसनेस का मतलब बहुत लोग ब्रेन से रेट करते हैं, तो कॉन्शियसनेस का मतलब ब्रेन से नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट आर द कॉन्शियस विदाउट ब्रेन, है ना। तो किसी कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक कॉन्शियसनेस पाई जाती है। क्यों, इनके पास प्रोटोप्लाज्म है। तो जहां जहां कॉन्शियसनेस आ जाए तो दिमाग में सिर्फ क्या आएगा आपका, प्रोटोप्लाज्म। जिसके पास प्रोटोप्लाज्म होगा मतलब वो कॉन्शियस होगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब ब्रेन से नहीं होता है, पहली बात ये जान लीजिए। तो सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉन्शियसनेस। कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक कैन बी सेंस कर रहे हैं, मतलब सेंसिटिविटी, एंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मतलब रिस्पॉन्सिवनेस इन एनवायरमेंटल क्यूज, मतलब संकेत। और कहते हैं फोटो पीरियड अफेक्ट इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। सही बात है। आपकी जो फोटो पीरियड है मतलब जो लाइट है वो अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन में, किसके, सीजनल ब्रीडर के, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ये पॉइंट याद कर लीजिए, आधा है ये। All organisms therefore aware to their surrounding, हाँ बिल्कुल अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसके पास होती है। तो ह्यूमन बीइंग ओनली द ऑर्गेनिज्म हु अवेयर टू हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब कहते हैं कोमा पेशेंट क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है। तो याद रखिए सेलुलर लेवल पे तो लिविंग है लेकिन ब्रेन लेवल पे डेड है। तो इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो पेशेंट को, कोमा पेशेंट को हम क्लियरली नहीं बता सकते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो इसी के साथ आपका हो जाता है ये पूरा
और आप ये देख लीजिए इसका पहली वाली टेबल, अब ये देखिए है ना, नॉन लिविंग, ये आपकी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और सॉरी लिविंग में जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। क्यों ग्रोथ, क्यों नॉन लिविंग, नॉन डिफाइनिंग है, बताओ एक एक्शन क्या, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ एज इंक्रीजिंग मास, क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ इंक्रीजिंग मास, ठीक। तो ग्रोथ इसलिए आपको नॉन डिफाइनिंग हो गया। रिप्रोडक्शन क्यों नॉन डिफाइनिंग है, क्यों कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन नहीं होता था, जैसे ह्यूमन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी, ये सब चीजें है ना। और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी हैं और किसी भी नॉन लिविंग के पास भी नहीं है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये दो याद रखिए, डिफाइनिंग है और ये तीन नॉन डिफाइनिंग है। तो अब इस क्वेश्चन करा देते हैं इसके चैप्टर के फटाफट से। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग ये डू नॉट, हम इसके मतलब देखो 20-25 मिनट, लगभग 20 से 25 मिनट तक हम थ्योरी पढ़ाएंगे, है ना, और लगभग 5 से 10 मिनट में जो 2-4 क्वेश्चन जो नीट में आए मेनली और अदर एक्स्ट्रा मेडिकल एंट्रेंस में भी आए, तो 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे हर बार, और सब में रहेगा, फिजिक्स का भी ये रहेगा, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी भी का भी। इसलिए याद रखिए आपको हर दिन 10 से मतलब 30 मिनट आपको डेली देना है तीनों सब्जेक्ट के लिए, और एक एक क्वेश्चन हमेशा तैयार करते जाइए, है ना। तो फटाफट देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रोड्यूस, कौन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वर्कर बी, है ना, तभी तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थे। फटाफट करते आइए, देखिए यूनिट में आए हुए जितने क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं पढ़ा के। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म ए टेस्ट ट्यूब, कैसा होता है, नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी श्योरली लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग, बट नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, बट नॉट लिविंग थिंग्स, श्योरली लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग्स। कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म भी, कॉन्शियसनेस भी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज, और ग्रोथ दो ही बचे, और रिप्रोडक्शन ये कैसे हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग का मतलब क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो और किसी भी नॉन लिविंग के पास ना हो। इन विच ऑफ द कहते हैं रिप्रोडक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मतलब इंक्लूसिव, है ना, इंक्लूसिव किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो एक ही है आपका अमीबा, ये तो मल्टीसेलुलर है, तो अमीबा। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स या इंक्लूसिव, ठीक है। द टर्म कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ बोला इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ, है ना, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और ग्रोथ होती किसके है, सेल डिवीजन के द्वारा, है ना, सेल डिवीजन हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। प्लांट में थ्रू आउट लाइफ, एनिमल में अप टू सर्टेन एज। बस ये चीजें हैं भाई, मोटा मोटा ये याद रखना आपको, बाकी सब मोह माया भाई। विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कह रहा है कि एक्सक्लूसिव मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कैसी है, ये श्योरली लिविंग रिएक्शन है, श्योरली लिविंग रिएक्शन है बट नॉट लिविंग थिंग्स, है ना। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो भी हो सकती है, इन विवो भी हो सकती है, तो कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है। इंक्रीज इन फ्रॉम इनसाइड ओनली इंक्रीज इन मास, हाँ ये लिविंग के पास तो है लेकिन ये काम तो नॉन लिविंग भी कर जाते हैं ना, तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव नहीं है। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ये क्या है यार, ये कॉन्शियसनेस को बोल रहा है एक तरह से, है ना, कॉन्शियसनेस है एक्चुअली में, जो कि कैसी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। इंक्रीज इन मास एक्यूमुलेशन फ्रॉम, ये तो माउंटेन वाला केस आ गया, जब जो स्नोफॉल रेनफॉल होती थी तो आपके जो बाहर से ग्रोथ होती थी, मतलब एक्सटेंशन ग्रोथ वाला, ठीक है, ये ग्रोथ वाला पॉइंट है और ये भी ग्रोथ वाला पॉइंट है ना, तो जो कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो ये तो होगी नहीं। अब ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला बताइए, ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो है, इन विट्रो में करा रहे हैं ये, है ना, इसलिए, और ये कॉन्शियसनेस है, तो आपकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।